बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करें डिसेंसी के साथ। अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें, उसका ज़रूर जवाब दूंगा। लाइट्स कैमरा एक्शन, यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेनेट के इंतखाबात का पूरा सेट लग चुका है और अब इसमें अपने अपने जो किरदार जिन लोगों ने निभाने हैं वो भी आ गए हैं और कुछ ऐसे किरदार भी देखने में सुनने में आ रहे हैं जो दिखाई नहीं देते, जिनको कहते हैं बादी नज़र में दिखाई नहीं देते, नेकेड आई से वो नज़र नहीं आते, लेकिन जिनको महसूस होते हैं, जिनसे राब्ते होते हैं, उनको ज़रूर पता चलता है कि वो करैक्टर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मरीम नवाज़ साहबा ने इस राज से पर्दा उठा दिया। मरीम नवाज़ साहबा जो है वो बड़ी डेयरिंग होके, बड़ी बहादुर और दलेरी के साथ वो हर इवेंट के ऊपर पहुंच जाती हैं और हर बात खुल के बयान कर देती हैं। यही इस दफ़ा उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे कुछ सेनेटर्स को कॉल्स आना शुरू हो गई हैं और हमारे सेनेटर्स ने उनका रिकॉर्ड भी रख लिया है। यानी ये कॉल्स कहाँ से आ रही हैं? अब सवाल ये है, कॉल्स वहीं से आती हैं यार जहाँ से आती होती हैं। कॉल्स कितों आनी हैं? और कोई आपको कि ये तो नहीं कॉल करेगा कि पैसे जमा करा दो, ताड़ा बिल नहीं दिता गया। सेनेटर्स को इस तरह की कॉल्स नहीं आती। सेनेटर्स को इलेक्शन के मौके पर और MNAs MPs को इलेक्शन के मौके पर जहाँ से कॉल्स आती हैं 9 नंबर से, वहीं से आई हैं। और मरीम नवाज़ ने कम से कम यही कहा और सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है उनका कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो संजरानी साहब को जिताने के लिए एक्टिव हो गई है। कल मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि मुझे कुछ इस तरह के इशारे, कुछ इस तरह की हरकतें नज़र आई हैं, कुछ ऐसे लोग एक्टिव हुए नज़र आए हैं जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये एक्टिव हो गए हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। और वो अब मरीम नवाज़ साहबा ने खुल के बात कर दी है, इसलिए मैं भी ज़रा हौसला फाड़ लिया और मैं भी गल कर रहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो गई है। और उसके हवाले से एक और चीज़ जो है वो भी आई है सामने, और वो ये है कि ये जो गिलानी साहब हैं फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि जी अगर हमारी जीत को हार में तब्दील किया गया तो फिर मैं नामालूम के नाम सामने ले आऊँगा। यानी फिर उन्होंने एक बिल्कुल खुली सी धमकी बाकायदा तौर पर दे दी है कि फिर जो कॉल्स कर रहे हैं, जो राब्ते कर रहे हैं, जो हमारे सेनेटर्स को तंग कर रहे हैं, हमारे वोटर से कह रहे हैं कि आप इधर नहीं उधर वोट करें, संजरानी को वोट करें, तो फिर हम उनके नाम बताना शुरू कर देंगे और खुल के बताएंगे। और आपको याद है नाम बताने के इशू पर पहले भी एक फड्डा पड़ा था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में 2 नाम ले लिए थे और उसके बाद फिर एक ऐसा तनाव पैदा हुआ कि सारा सियासी माहौल टेंस हो गया। वो टेंशन किसी हद तक रिलीज़ हुई, कम हुई, होती काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा चूँकि अपोजिशन कहती है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे तो फिर हम भी नाम लेंगे, तो ये एक माहौल जो है दोबारा टेंस होने जा रहा है। और अगर वो बाज आ गए तो नंबर सामने, नंबर बड़े क्लियर कट हैं और वो ये हैं कि गिलानी साहब जीत जाएंगे, PDM के उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर वो बाज ना आए तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर संजरानी साहब भी जीत सकते हैं। लेकिन जो सेनेट के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने कहा है कि आज तक वो न्यूट्रल हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कहा कि आज तक वो न्यूट्रल है, उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए और मेरा ख्याल है कि वह न्यूट्रल ही रहेंगे। और साथ ही एक दावा उन्होंने कर दिया कि कल मैं जीतूंगा। यही बात जिस दिन वो सेनेट के इलेक्शन बतौर सेनेटर कंटेस्ट करने के लिए कौमी असम्बली पहुंचे थे, तो उस दिन भी सुबह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं जीत चुका हूं और किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। तो हर बंदे ने कहा, हर उम्मीदवार कहना मैं जीतिया पाया, लेकिन वो फिर वाकई ऐसा हुआ कि वो जीत गए। और जब वो जीते तो उस तो बाद फिर इमरान खान और उसकी कैबिनेट और हुकूमत जो है वो खम्या जवाई दी फिर दी कि ओए होए होए पता नहीं की हो गया, पता नहीं कितना जुल्म हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, पैसा चल गया जनाब, यहाँ पर अखलाकियात का जनाजा निकल गया, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या उन्होंने मामले कर दिए। लेकिन वो जो सेनेट के इस वक्त चेयरमैन हैं संजरानी साहब, उनकी 2018 की एक वीडियो वायरल हुई, वो नहीं देखते, वो नहीं देखनी खान साहब ने। उन्होंने उस हवाले ना अखा कान नक हर शय बंद हो जाती, ज़बान बंद हो जाती, सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं और जिस पर वो बात करना चाहते हैं, उस वही बात उनकी ज़बान से निकलती। पता नहीं केड़ा कहता खान साहब के बारे कि खान साहब जड़े है वो उनमें सेंस नहीं है, सारियां सेंसा ने पाई नूं बिल्कुल पता है कितों कितना चंदा लेना है। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जिनको उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया है, जिन साहब को, उनका नाम है जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब। मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब कौन है? ये एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, खरबापति आदमी है,
उनके ये मालक हैं कहा जाता है, और ये आज़ाद जीते थे फाटा से, और जीत कर ये पीटीआई में शामिल हुए थे। एक तो मैनू ये नहीं समझ आती, जेड़ा खरबपति अरबपति वो पीटीआई किवें चला जाता। पीटीआई तो इंसाफ की जमात थी, गरीबों की जमात थी, गरीबों को इंसाफ देने आए थे। इंसाफ देता कोई नहीं, लेकिन लंगर खाने खोलते, लैना लवाती हैं लोगों की। और खान साहब ने कहा कि जनाब अब कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मेरी कल एक बंदे से बात हुई, बेचारा गरीब आदमी, उन्होंने क्या खान साहब का असल मतलब भला की है। मैंने कहा क्या? वो कहता, वो कह रहा है कि मैं हुण भूखे नूं सौण भी नहीं देवांगा। यानी एक्चुअली वो कह रहा था कि अब कोई भूखा सो भी नहीं पाएगा। भूख तो पहले ही बहुत बढ़ गई है माशरे के अंदर, जितनी ज़्यादा गुर्बत है और बेरोज़गारी है और महंगाई है, वो जाहिर है कि उसके बाद फिर कहाँ से हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लोगों के पास सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो चुका है। कामरान खान साहब ने भी कल बात की, उससे पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, ये यूथिए एंकर्स हैं। ये जो है ना, ये इनके अंदर बाकायदा वायरस जो है ना, वो सिरिंजा भर भर के इंजेक्ट किया हुआ है। लेकिन वो भी अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि खान साहब कुछ खुदा का खौफ करें, आपकी हुकूमत जो है वो असल तरफ नहीं आ रही, और वो नहीं आएगी असल इशूज़ की तरफ। अभी कल के परसों मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई कि जो फीस साहब है ना, शेख फीस साहब जो इलेक्शन हार गए हैं, यार वही जड़ा इलेक्शन रहा, जड़ा किसी के कहण पर आके इत्थे साढ़े सिर ते मुसलत हो जाता हर दफ़ा। मुशर्रफ साहब लेके आए थे, फिर पीपल्स पार्टी ने भी वो अजाब डाला, फिर वो भुगतिया भी खैर पीपल्स पार्टी ने अजाब। उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ की वजह से पीपल्स पार्टी वाइप आउट हुई ना पंजाब में से। तो अब इमरान खान भी उनको ले आए हैं। तो उन्होंने 80 के करीब चीज़ों पर उन्होंने कहा ये टैक्स लगाना पड़ेगा। और ये जो है IMF उनका कहना है, उनका ये एक बाकायदा ये देख ले मेरे पास आया है, वो कहते हैं अगर आप इतनी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर हम आपको किसी सूरत कर्जा नहीं देंगे। तो 140 अरब रुपए के नए टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन अब होने जा रही है। और उसमें से जो मोटी मोटी चीज़ें मुझे पता चली थी वो ये थी कि ज़राअत के ऊपर नई तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, एग्री फार्मिंग के ऊपर नई तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली के ऊपर नई तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, और पता नहीं कितों को तो टैक्स दी उन्होंने नवी टर्म कट के ना वो सारी की सारी ला देनी है। पहले ही पाकिस्तान में जो महंगाई है वो आसमान पर गई हुई है, और ग्रोथ रेट जो है वो 0.5% पे है, जो 5.8 पे था इस ईमानदार की हुकूमत आने से पहले ना, वो 5.8 पे था, अब वो है 0.5 के ऊपर। बहरहाल इसके बावजूद कुछ कुव्वतों को खान साहब की शक्ल अच्छी लगती है, उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, उनको चलना अच्छा लगता है। जिस तरह वो हमारी वज़ीर साहबा नहीं है, एक वो जो DG खान से जीती हुई, मुझे नाम अक्सर भूल जाता, काफ़ी ज़रा क्या मुँह चिटी लगती वज़ीर, तो वो कहती है कि खान साहब जो चल के आते हैं तो क्या ज़बरदस्त लगते हैं। अब इस तरह के तो आपके वज़ीर हैं, इस तरह के तो आपके MNAs हैं, और इस तरह की कि शायद कुछ लोग बैठे हों इस्टेब्लिशमेंट में जिनको खान साहब का चलना उठना बैठना बात करना कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खान साहब झूठ बोलते हैं वो सारा कुछ पसंद आता होगा। अभी तक बैठे हुए हैं खान साहब, अब देखते हैं कि वो कब तक खान साहब बैठे रहेंगे और कब तक वो हम पर, बल्कि कहना चाहिए मुसल्लत रहेंगे। हाँ, खान साहब एक्चुअली मुसल्लत हैं हम पे, और लेकिन बहरहाल हैं, और फिर बड़े दावे के साथ कहते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है जब कहते हैं यार देखिए मैं गरीबों को देखता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। हालांकि खुदा दी कसम इस बंदे ने उन्हीं को तकलीफ़ होती, अब तक उनके एक्शन से तो कोई चीज़ साबित नहीं हुई इस तरह की कि उनको किसी जगह पर कोई तकलीफ़ हुई हो। हाँ, लंगर खाने खोल रहे हैं, लंगर खाने को, और वो मलक रियाज भी खोल रहे हैं भाई, उदय तट तो पहले खुले ने भाई ना, उन्होंने इससे बहुत पहले खोल दिए थे लंगर खाने मलक रियाज साहब ने। और मलक रियाज साहब ने 465 अरब रुपये देना इस कौम का, ये मैं पल्ले से नहीं कह रहा, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माना हुआ है। 465 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माना हुआ है। अभी तक दिया क्या किसी ने दोबारा खबर भी नहीं सुनी होनी, इसलिए कि पैसे वाले के खिलाफ खबर नहीं चलती। मलक रियाज की जेब में तो सारे ही हैं, जेड़ा रिटायर होता मलक रियाज को जाके नौकरी कर लेंदा, और जो मीडिया मालकान है वो तो क्या बात है सर, उन्होंने जरूरत है मजाल है कि वो मलक रियाज के खिलाफ कुछ बोल जाए। तो ये काम तो मलक रियाज भी कर रहा है मेरे भाई खान साहब, ये तो आपने कोई नया काम थोड़ी किया। यानी अरबों रुपए के बजट से आपने एक टैंकर लिया,
वो कंटेनर से लिया, उत्थे खलो के 10 बंदे ने रोटी खुआई तो अल्लाह खैरी सल्ला। इस तरह एक काम दाता साहब चले जाएँ, वहाँ पर आपसे बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, सफ़ेद पोश भी करते हैं, जब उनकी मन्नत मुराद पूरी होती है। रोज़ाना वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो हज़ारों लाखों लोग खाना खा के जाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। वैसे खाना खिलाना चाहिए, पर हुकूमत को इस तरह, हुकूमत इसलिए नहीं लोगों को मुफ्त खाना खिलाए, भिखारी बनाए। हुकूमत इसलिए होती है कि उन्हें पाँव पे खड़ा करे, वो अपनी रोटी खुद कमा के खा सकें। ये पाकिस्तान का एक्चुअली मतलब था। लेकिन बहरहाल खान साहब के अपने मतलब हैं, वो अपनी तरह की मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। मैं बात कर रहा था सेनेट के इलेक्शन की, तो सेनेट के इलेक्शन में ऑल इज सेट नाउ। और जो बात है, जो खबर है, जो चीज़ मेरे पास है, वो ये है कि MQM जो है वो डावाडोल है एक दफ़ा फिर। और MQM के 2 सेनेटर जो जीते थे वो ऐसे नहीं जीते गए सन, वो उसकी कोई वजूहात थी जीतने की। और वो मैंने पहले उस सेनेटर्स के इलेक्शन के दौरान मैंने आपको उसका तज़किरा भी किया था कि वो किसी गेम के नतीजे में जीते थे। और वो गेम जो थी वो उनकी आसिफ जरदारी साहब के साथ सेट थी, पीपल्स पार्टी के साथ सेट थी। और उन्हें सूट भी करता है पीपल्स पार्टी के साथ सेट होना, क्योंकि कराची की वो जमात है, तो कराची सिंध में, और सिंध जो है वो उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लिहाजा हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है। खान साहब ने अपना फ़ायदा देखा तो वो भी देखेंगे। इसलिए मेरा ये अपना एक छोटा मोटा जो खबर है कि MQM वाले जो है ना, वो डंडी मारेंगे और वो हुकूमती इत्तेहाद में रहते हुए वोट कहीं और देंगे। क्योंकि PDM में रहते हुए मुस्लिम नून के भी एक सेनेटर हैं दिलावर खान साहब, मैंने कल आपको बताया, तो खुलेआम कैंपेन कर रहे हैं। और इसी तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी नून लीग के लोग अफरीदी साहब को वोट देंगे। तो फिर ज़ाहिर है जरदारी साहब ने कितों तक कमी पूरी करनी है ना। तो मेरी इतलात यह है कि वहाँ पर भी उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को डेंट डाला हुआ है, और इसी तरह का डेंट उन्होंने PTA के अंदर भी डाला हुआ है। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन सारी जो नज़रें हैं सबकी वो इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के ऊपर हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ, टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। और टिकटॉक पर जो पाबंदी लगी है वो पेशावर हाई कोर्ट ने लगाई है। और इल्ज़ाम ये था कि टिकटॉक के ऊपर कि वहाँ पर फहाशी फैलाई जाती है, उससे फहाशी फैल रही है। अच्छा, ये टिकटॉक पर पाबंदी जो है इंडिया में भी लगी हुई है। और वहाँ पर क्यों पाबंदी लगी? वहाँ पर पाबंदी इसलिए लगी कि इंडिया और चाइना का दरमियान बॉर्डर के ऊपर एक कशीदगी थी, जिसमें चाइना ने इंडिया के फौजियों को गिद्दड़ कुट की थी। तो उस पर गुस्सा करके मोदी और तो कुछ कर नहीं सकता सी, उन्हें टिकटॉक पर पाबंदी लाती। टिकटॉक चूँकि चाइनीज़ एक ऐप है, तो उनको वहाँ से इंडिया से अरबों रुपए का जो है बिज़नेस जाता था टिकटॉक को, वो बंद हो गया। इंडिया ने उसका मुतबादल निकाल लिया और वहाँ पर उनकी अपने एक ऐप है, मुझे किसी ने नाम बताया था, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा, वो ऐप उन्होंने वहाँ पर लॉन्च किया। लोगों ने अपने जज्बात का इजहार करना था ना, वो उस ऐप पे जा करना शुरू हो गया। लिहाजा चाइना की इकॉनमी को एक अच्छा खासा डेंट पड़ा वहाँ से। अब पाकिस्तान में पाबंदी लगी कि यहाँ से फहाशी फैलती है। अब फहाशी की तारीफ़ जो है वो हर बंदा अपने अंदाज में करता है। मेरी नज़र में फहाशी की तारीफ़ कुछ और हो सकती है, आपकी नज़र में कुछ और हो सकती है। मंटो साहब जो हैं बड़े पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के और उर्दू अदब का सबसे बड़ा शॉर्ट स्टोरी राइटर अगर कोई गुज़रा है पिछली 1-1.5 सदी के अंदर, तो वो मंटो है, सादत हसन मंटो साहब है। मंटो साहब के ऊपर फांसी फैलाने के इल्ज़ाम में ही मुकदमा दर्ज हुए थे। काली शवार थी शायद एक उनका अफसाना है, और फिर एक था ठंडा गोश्त, उसके ऊपर उन पर मुकदमा दर्ज हुए थे। अच्छा, अब मुकदमा दर्ज हो गए, उन्होंने उनको पकड़ा भी, ज़मानतें भी हो गई, मंटो साहब दुनिया से भी चले गए, लेकिन वो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्ट स्टोरी राइटर कंसिडर होता है। और उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दोनों जगह पर मकाले लिख के लोग PhD करार पाते हैं। तो ये है जो एक्चुअली अब फांसी जो है वो मंटो साहब का ठंडा गोश्त पड़े तो मुझे तो कोई फांसी नज़र नहीं आती। मैंने काली शलवार भी पढ़ा हुआ है, मैंने खोल दो भी पढ़ा हुआ है, मुझे तो उनमें कोई फांसी नज़र नहीं आती। अब फांसी जो बेसिकली है वो मेरा ख्याल है इंसान के यहाँ पर होती है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। अब पेशावर हाई कोर्ट में बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, तो इन्हें अदालत भी लग सकती है। लेकिन मैं असल में टिकटॉक के हक़ में नहीं हूँ कि टिकटॉक आप बंद कर दें या खोल दें, मेरे लो जो मर्ज़ी करें। मैं एक्चुअली जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ वो है फ्रीडम ऑफ
एक्सप्रेशन कि आप लोगों की आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा, बड़ियाँ पाबंदियाँ कानून के तहत लग दियाँ रही हैं, अभी भी लगी हैं, अज़ल से लग रही हैं, अब तक लगती रहेंगी, लेकिन आज़ादी इजहार ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। उसकी वजह ये कि नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट है कि वो जो फील करेगा वो उसका इजहार भी करेगा। आप उसको मज़हब के नाम पे रोक लें की कोशिश करें, आप कानून बना लें, आप समाज के नाम पे रोकने की कोशिश करें, आप जो मर्ज़ी कर लें कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आवाज़ उठती रही है और आवाज़ उठती रहेगी। टिकटॉक पर पाबंदी लगाने से अगर तो कोई साहब समझते हैं कि फहाशी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर भाजी टिकटॉक भी बंद कर दो, यूट्यूब भी कर दो, लेकिन फिर फहाशी मुकानी जे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि फहाशी की हर एक की अपनी एक डेफिनेशन है। जो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं उनको उसमें फहाशी नहीं लगती, इंडियन ड्रामों में लगती है, किसी को पाकिस्तानी ड्रामे में भी लगती है। वो हमारे इंसार अब्बासी साहब हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं और उन्हें तो हर चीज़ में फहाशी नज़र आती है। अब उनका क्या करें, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती कि वो जो हैं उनको हर चीज़ में, औरत मार्च पे वो कहते हैं जनाब जिन्होंने इसको किया उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज कर दें। अच्छा, वो हर बंदे की ना फांसी की अपनी डेफिनेशन होती है। पाकिस्तानी ड्रामों में किसी को फांसी नज़र आ रही है, किसी को इंडियन ड्रामों में भी नज़र नहीं आती, किसी को यूरोपियन जो मूवीज़ हैं उनमें फांसी नज़र नहीं आती। तो फांसी का हर जगह के ऊपर हर इंसान का अपनी अपनी जहनी सोच और माशरती जो जिस माशरे में वो पला बढ़ा है उस हिसाब से उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। या तो अदालत ये करे कि फांसी की एक बाकायदा डेफिनेशन कर दे कि भाई इसके हद से ऊपर आप जाएंगे तो फांसी कंसीडर होगी, उसके बाद फिर सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून भी मौजूद नहीं को डिफ़ाइन कर सके ये फांसी हो रही है या नहीं हो रही। बहरहाल अगर कोई कानून है तो मुझे इल्म में ले आएँ, मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि आप आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते रहे हैं, कर रहे हैं और मुझे लगता है करते ही रहेंगे, लेकिन ये आज़ादी इजहार दबने का नहीं। आवाज़ उठती रही है, आवाज़ उठ रही है और आवाज़ उठती रहेगी। जो इंसान फील करेगा वो उसको एक्सप्रेस भी ज़रूर करेगा। अच्छा, अब मैं बात जो कुछ सवाल आए हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं और वो सवाल जो हैं वो ये हैं कि एक नज़ीर अहमद साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब आखिर पीटीआई के नाहल टोले का कोई हल तो होगा। जी, पीटीआई के नाहल टोला हो या नून लीग का नाहल टोला हो या पीपल्स पार्टी का नाहल टोला हो, उस टोले का हर नाहली का एक ही हल है और वो हल है नज़ीर साहब जमहूरियत, मज़ीद जमहूरियत। आप जितना ज़्यादा जमहूरी अमल को शफाफ बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा नाहल लोग छांटी होते जाएंगे। जमहूरियत ही वो छलनी है जिसमें से आप लोगों को छान सकते हैं और गंद बाहर कट सकते हैं अपने वोट के ज़रिए। जब पाकिस्तान में इस चीज़ पे अमल होना शुरू हो जाएगा, और वैसे हो रहा है, काफ़ी हद तक हुआ भी है, मज़ीद होता जाएगा, मुझे यही उम्मीद है, तो फिर ये नाहली भी ख़त्म होती जाएगी। एक हैं नासिर महमूद साहब, उन्होंने सवाल किया कि जनाब पीडीएम जो है वो पूरी की पूरी गिलानी साहब के साथ है, आपने कैसे कह दिया कि गिलानी साहब के साथ नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिलावर खान साहब जो हैं नून लीग के सेनेटर, वो खुल्लम खुल्ला कंपेन कर रहे हैं। मैं पल्ले नहीं किया, ये बाकायदा चीज़ सबको मालूम है, इसलिए मैंने बात की थी कि पूरी पीडीएम उनके साथ नहीं है शायद। और फिर जाहिर है कि जब इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करेगी तो फिर सारे खलो भी नहीं सकते, एडा पहलवान नहीं होंगे लोग, उनके मसाइल होते हैं, उनकी कोई ना कोई खामियाँ होती हैं जिनको प्ले करके इस्टेब्लिशमेंट अपना मकसद निकालती है। बहरहाल लेकिन ये चीज़ जो है वो अब शेर रशीद साहब भी कह रहे हैं कि नून लीग वोट देगी, फिर उन नासिर साहब की करिए, तो इससे शुबहात तो बहरहाल पैदा होते हैं। एक आयशा जज़दानी साहब आए हैं, उन्होंने बड़ा एक कोड जी कढ़ी है, सवाल तो नहीं किया, कोड जी कढ़ी उन्होंने इमरान खान के होते। उन्होंने कहा जी आपने व्हाट्सअप आइंदा से खान साहब को के बारे में हैंडसम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। वो मैं हैंडसम का लफ्ज़ उन्हें तंजन कहता हूँ मोहतरमा, मैं उन्हें इसी तरह से नहीं कहता कि वो वाकई हैंडसम है। वो होते थे हैंडसम, वैसे ये बात ठीक है, जवानी में ही वाज सो हैंडसम, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है चेहरा जो है वो इंसान कोई भी हो, उसका चेहरे पर वक्त जो है वो अपनी यादें छोड़ जाता है, और वो मौजूद हैं उनके चेहरे के ऊपर भी और बाकी लोगों के चेहरों पे भी हैं। लेकिन अगर इंसान जो है वो अंदर से साफ़ हो तो फिर चेहरा बुढ़ापे और झुर्रियों के बावजूद
पुरनूर ज़रूर लगता है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं आप ऐसा मानती कि नहीं मानती, लेकिन खान साहब के बारे में जो बात करता हूँ मैं तो ज़रा तंजन कहता हूँ, आप उस हैंडसम को इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिए कि। और यही अब तक की जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं अगले वीलॉग में, अब तक के लिए इतना ही।